तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने बता दिया था कि रासायनिक अपक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। इसमें हमने आपको संयोजन अपक्रिया डिटेल में बता दिया था। वियोजन अपक्रिया की डेफिनेशन बता दी थी कि जब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, संयोजन अपक्रिया का जस्ट उल्टा बताया था। संयोजन अपक्रियाएं क्या होती थी कि जिसमें जो है कोई दो छोटे यौगिक जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करें तो वो संयोजन अपक्रिया है, और वही उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रियाएं क्या हो रही थी कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक दो या दो से हल्के यौगिकों में अपने अवयवी तत्वों में टूट रहा हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो में बता दी थी। हमने और कुछ बात बताया था। हमने ये भी बता दिया था कि वियोजन अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो अपक्रिया है वह है उष्मीय वियोजन अपक्रिया, जिसका एक नाम और है तापीय वियोजन अपक्रिया, और दूसरा जो है वह है विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है उष्मीय वियोजन अपक्रिया और क्या होती है विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, देखो यहाँ पे 2 शब्द है वियोजन। जैसे यहाँ पे देख लेंगे तो वियोजन मीन्स होता है टूटना। वियोजन मीन्स क्या हो जाता है? टूटना। मतलब अगर कोई एक यौगिक है तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई एक यौगिक 2 यौगिकों में टूट रहा हो, वो चाहे जो भी कारण हो, किसी कारणवश वो क्या हो रहा हो, 2 यौगिकों में टूट रहा हो। एक यौगिक अगर अभिकारक में एक सिंगल यौगिक है और उत्पाद जब बन रहा हो तो ये वाला जाके 2 भाग में टूट रहा हो, बी बन जा रहा हो और सी बन जा रहा हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। वियोजन मीन्स टूटना। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। अगर कोई एक यौगिक 2 यौगिकों में टूट रहा है तो वो हो जाएगा वियोजन अपक्रिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वियोजन अपक्रिया 2 प्रकार का है। एक है उष्मीय वियोजन और एक है विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो हमने बताया था कि अपक्रिया होने के लिए कोई ना कोई कारक होना जरूरी है, वैसे अपक्रिया नहीं होती है। जैसे अगर कोई पदार्थ ये है और ये पदार्थ जो है पदार्थ बी में परिवर्तित हो गया, तो ये ऐसे ही नहीं परिवर्तित हुआ है, इसके साथ कोई घटना घटित हुई होगी। चाहे इसका ताप बढ़ गया हो, चाहे इसका ताप घट गया हो, चाहे इसके ऊपर दाब बढ़ा दिया गया हो, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, तब ये अभिकारक जो हमारा है, ये जो अभिकारक है, तब ये जाके उत्पाद में परिवर्तित हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ घटना इसके साथ जरूर घटी है, तभी अपक्रियाएं होती ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? उष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या है? वियोजन मतलब कोई एक जो है यौगिक है जो 2 यौगिकों में टूट गया है, लेकिन क्यों टूटा है? इसके टूटने के आधार पर, मतलब क्यों टूटा, कोई ना कोई ऊर्जा रही होगी, कोई ना कोई बाह्य स्रोत रहा होगा। तो जिस कारण के वजह से वियोजन अपक्रिया हो रही है, उस कारण के आधार पर वियोजन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला है उष्मीय वियोजन अपक्रिया या तापीय वियोजन अपक्रिया, और दूसरा है विद्युत वियोजन अपक्रिया। अच्छा देखो, वियोजन मीन्स क्या हो गया? टूटना। ठीक, वियोजन मीन्स क्या हो गया? टूटना। और उष्मीय मीन्स क्या हो जाएगा? उष्मा के प्रभाव से या फिर ताप के प्रभाव से। यानी अगर कोई रासायनिक अपक्रिया है, अगर कोई यौगिक है जो एक यौगिक से 2 यौगिकों में टूट रहा है, एक भारी यौगिक से 2 यौगिकों में टूट रहा है, लेकिन किसके प्रभाव में? उष्मा के प्रभाव में, तो उसे कहेंगे उष्मीय वियोजन अपक्रिया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक अभिकारी पदार्थ था, ये अभिकारी पदार्थ ये था, और इसमें हमने क्या किया? इसके ताप में वृद्धि कर दी, यानी ताप बदल दिया। जो पहले जैसा ताप था वो नहीं रह गया, ताप बदल दिया, मैंने ताप बढ़ा दिया, तो ये बी और सी में टूट गया। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी वियोजन अपक्रिया, वो सॉरी उष्मीय वियोजन अपक्रिया। उष्मीय वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक यौगिक उष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को उष्मीय वियोजन या फिर तापीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
तो सबसे पहला बात करेंगे उष्मीय वियोजन अपक्रिया। उष्मीय वियोजन अपक्रिया। उष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या होती है? उष्मीय वियोजन अपक्रिया तो जब कोई अभिकारी पदार्थ, जब कोई अभिकारी पदार्थ ऊष्मा अथवा ताप परिवर्तन के फलस्वरूप दो या दो से अधिक यौगिकों मतलब अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? क्या है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया? कि जब ऊष्मा के प्रभाव में कोई एक अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस डिफिनेशन को नोट कर लेंगे, फिर हम एक एक करके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वह है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें क्या किया गया कि ताप में वृद्धि की गई, ताप परिवर्तित हुआ और ये जो हमारा है ये H2 और I2 में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारा क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो ये हमारा जो है हाइड्रोजन और आयोडीन में परिवर्तित हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है ये हो जाएगी उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसी क्रम में इसको लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे। तो वो एग्जाम्पल हमारा है NH4Cl। NH4। अच्छा, एक बात और जाने रहेंगे कि यह जो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है ये हमारी रिवर्सिबल होती है। मतलब इसको अगर हमने ताप दिया यानी कि इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया तो यह H2I2 में टूट जाएगा। और अगर फिर से मैं इसे क्या कर दूं? ठंडा कर दूं तो ये फिर से H2I2 जुड़कर 2HI बन जाएगा। हमने बताया था कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक कह दिया था रिवर्सिबल और एक कहा था इरिवर्सिबल। मतलब अभिकारक से अगर कोई उत्पाद बन रहा है, अगर अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो इस क्रम में यानी अभिकारक से उत्पाद बन गया और उत्पाद से अभिकारक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इस क्रम में हमने बताया था आपको कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक को कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को कहा था इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? उत्कर्मणीय, पहली वीडियो में मैंने बता दिया है, दोबारा देख लेना। उत्कर्मणीय अभिक्रिया के बारे में क्या बताया था? ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती है। यानी कि क्या? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है और फिर से प्रोडक्ट से क्या बन जाता है? रिएक्टेंट, यानी उत्पाद से क्या बन जाता है? अभिकारक। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जो है हम कहते हैं
उत्कर्मणीय अभिक्रिया। और जो हमारी उष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं ये एक प्रकार की उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। तो यह लाइन भी यहाँ नोट कर लेंगे कि यह एक उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है। अब उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों दिशाओं में होती है, मतलब इसके अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद से फिर अभिकारक। देखो हमारे सामने था हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड को जैसे ही हमने गर्म किया तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट गया। अब फिर मैं अगर हाइड्रोजन और आयोडाइड को ठंडा करता हूं तो ये फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। किस कारण हो रहा है? ताप परिवर्तन के कारण। कोई चीज गर्म करो या ठंडा करो उसके ताप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ताप परिवर्तन। तो अगर कोई अभिक्रिया ताप परिवर्तन के वजह से हो रही है, जहां पर खास ये होना चाहिए कि अभिकारक से उत्पाद बने तो जो हमारा अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक अवयवी तत्वों में टूट जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसी क्रम में अगला एग्जांपल लेंगे तो वो हमारा है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगला एग्जांपल NH4Cl, ये हमारा है अमोनियम क्लोराइड। हमने क्या किया? इस अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर दिया। जैसे ही हमने अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया तो ये हमारा जो है NH3 यानी कि अमोनिया और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट गया। ठीक है, हमारे पास क्या था? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड था। इस अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हमने गर्म किया तो ये जो है अमोनिया और जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट गया। फिर देखो जैसे ही इसको मैं ठंडा करूंगा, जैसे ही इसको मैं ठंडा करूंगा तो ये पुनः क्या होगा? फिर से अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। तो इस प्रकार से ये एक उत्कर्मणीय अभिक्रिया है और दूसरी तरफ ताप परिवर्तन के कारण हो रही है, इसलिए ये वियोजन उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। और उसके बाद देखो कई सारी बातें बताए दे रहा हूं। ये है सिंगल यौगिक है, एक अभिकारी पदार्थ। क्या है? एक अभिकारी पदार्थ है, 2 उत्पाद में टूट रहा है। एक अभिकारी 2 उत्पाद बना रहा है, मतलब ये वाला 2 भागों में टूट जा रहा है। टूटना क्या कहलाता है? वियोजन। इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। क्यों टूट रहा है? तो ताप परिवर्तन के कारण। क्यों टूट रहा है? ताप परिवर्तन। और ताप परिवर्तन का मतलब उष्मा परिवर्तन, उष्मा परिवर्तन के कारण। तो इसलिए ये जो है उष्मीय वियोजन है। ठीक, तो इसलिए क्या हो गया? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। फिर एक बात और क्लियर कर दूं कि यह उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब ये दोनों दिशाओं में होती है। गर्म करोगे इधर होगी, ठंडा कर दोगे फिर से इधर हो जाएगी। नोट कर लीजिए, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो इधर लिख देते हैं अगला एग्जांपल। तो अगले एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो अगला एग्जांपल हो जाएगा वो अगला एग्जांपल है हमारे पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसको गर्म कर दिया। जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो ये क्या होगा? 2 भागों में टूट जाएगा। पहला बनेगा PCl3 और दूसरा बन जाएगा Cl2। ठीक है, PCl3 का मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा हो जाएगा Cl2 यानी क्लोरीन। तो ये है। फिर इसको अगर मैं ठंडा करूं, फिर से अगर इसको ठंडा कर दूं तो ये फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। तो इसलिए ये जो है ये होगा अगला अभिक्रिया। अगला एग्जांपल भी ले लेते हैं। कितना एग्जांपल हो गया? 1, 2 और 1, 3। चलो बहुत है, 3 एग्जांपल काफी है, या एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है HCl।
क्या एग्जाम्पल है? चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। HCl को क्या करूंगा? गर्म कर दूंगा। जैसे ही गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। फिर से इसको ठंडा कर दो, फिर से ठंडा करो। जैसे ही ठंडा करेंगे ये फिर से क्या जुड़ के बन जाएगा? HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये एग्जाम्पल हो गए उष्मीय वियोजन अपक्रिया के। अच्छा, अगली अपक्रिया क्या थी? हमने बताया था वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की, उष्मीय वियोजन अपक्रिया और दूसरा क्या था? विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो ये आप जान चुके हैं अभी कि उष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या है। अब हम जानेंगे कि विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या है। चलो देखते हैं। अच्छा तो देख लेते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया। अगली बात है विद्युत वियोजन अपक्रिया। समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। पढ़ते रहिए, नहीं तो लॉकडाउन में पीछे चले जाओगे। सब लोग आगे बढ़ के निकल जाएंगे, आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो अगला है विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या होती है? विद्युत वियोजन अपक्रिया चलो देखते हैं। तो हमने अभी बता ही दिया कि अगर विद्युत के प्रभाव से, देखो अभी उष्मा वाला समझे थे, कोई पदार्थ ये है और ये किसमें? दो पदार्थ में टूट जाए, बी और सी में। लेकिन किसके प्रभाव से? विद्युत के प्रभाव से। यानी अगर हम किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने के साथ साथ ये दो अभिकारी यौगिक उत्पाद में टूट जाए, तो इस प्रकार को कहेंगे विद्युत वियोजन अपक्रिया। चलो डिफिनेशन लिख लेते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया की। तो क्या होता है विद्युत वियोजन अपक्रिया? तो जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने अवयवी घटकों में वियोजित होकर उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को भी नोट किया जाए कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य का मतलब कोई ऐसा जो है जलीय विलयन हो, जैसे नमक का विलयन है, चीनी का विलयन है, उसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य। तो उसमें अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो वह अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है, और जब अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है तो इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि टूट रहा है, और विद्युत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह अपक्रिया हुई है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को इसीलिए विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे सुंदर एग्जाम्पल NaCl है। जल में हमने इसको घोल रखा है, मतलब ये क्या है? जलीय विलयन है। कैसा है? NaCl का जलीय विलयन है।
अच्छा एक बात समझ लीजिए, जो NaCl होगा अगर ये ठोस अवस्था में होगा तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो ये बात भी जाने रहेंगे कि ये जलीय विलयन है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड का क्या है? जलीय विलयन है। और जैसे ही इसमें हम क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तुरंत होगा क्या? ये अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। तो ये बन गया हमारा सोडियम आयन, सोडियम आयन। और ये हमारा बन गया पोटेशियम क्लोरीन आयन, यानी कि क्लोरीन आयन। तो ऐसे और एग्जांपल लेना चाहे तो NaCl था, KCl ले लें। KCl लेंगे तो वो भी क्या है? K+ और Cl- में टूट जाएगा। ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। किसमें टूट गया? पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन में। तो ये हमारा खत्म हो गया विद्युत वियोजन अपक्रिया। यानी हमने आपको वियोजन अपक्रिया पढ़ा दिया। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती है, विद्युत वियोजन अपक्रिया और जो है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। अब इसी क्रम में जो अगली अपक्रिया है वह है अपघटन अपक्रिया। तो चलो हम बात कर लेते हैं। अच्छा कुछ बात और कर लें कि ये विद्युत वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया में अंतर क्या होता है। तो एक टॉपिक और है, उसको क्लियर करने के बाद तो अपघटन अपक्रिया पढ़ेंगे। तो मतलब क्या है? हमको विद्युत वियोजन अपक्रिया पढ़ना है, पढ़ लिया। उसके बाद हमको जो है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया पढ़ना है, पढ़ लिया। अब दोनों में हम साथ साथ अंतर देखेंगे। तो एक तरफ लिख लीजिए विद्युत वियोजन अपक्रिया, विद्युत वियोजन अपक्रिया, और दूसरी तरफ लिख लीजिए जो है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। तो एक तरफ हो गया विद्युत वियोजन अपक्रिया और दूसरे तरफ हो गया आयनिक वियोजन जो है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। तो बात करते हैं अगर तो ऊष्मीय वियोजन ताप बढ़ाने पर होता है। जो विद्युत वियोजन जो ऊष्मीय वियोजन है वो कब होगा? जब हम ताप बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाने से होता है। ऊष्मीय वियोजन कब होगा? ताप बढ़ाने से होता है। जबकि जो विद्युत वियोजन अपक्रिया है ये कब होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित करने से। और किसमें? जलीय विलयन में। यानी कि जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य के लाइन बड़ा हो रहा है इसलिए डायरेक्ट जान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती है। और यहां भी सुधार लेंगे, ताप बढ़ाने से ही नहीं, चाहे आप बढ़ा रहे हो और चाहे घटा रहे हो, ताप परिवर्तन से होती है और ये विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती है। ऐसे अगली पॉइंट की बात करेंगे तो जो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया जो है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसको, और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जबकि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो शॉर्ट में लिखूंगा, इसमें क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये एकदम नोट पॉइंट है, इसको जाने रहेंगे। और जल एक ऐसा माध्यम है जिसमें यह वियोजन अपक्रिया होती है। मतलब अगर जल में इसको घोले नहीं रहेंगे, नमक है, चीनी है, पोटेशियम क्लोराइड है, अगर उसको जल में घोले नहीं रहेंगे तो विद्युत वियोजन अपक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ठोस अवस्था में वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी। अगला चीज है
कि जो विद्युत वियोजन अपक्रिया है, इस विद्युत वियोजन अपक्रिया में आयन बनते हैं, यानी आयनिक अणु का निर्माण होता है। आयन बनते हैं, देखो उसमें बना था सोडियम आयन बना था, क्लोरीन आयन बना था। तो ये बात जाने रहेंगे कि विद्युत वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, आयन बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, आयन का निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। जबकि इसमें आयन वायन नहीं बनते, जो भी बनता है क्या बनता है, उदासीन अणु बनता है। तो उदासीन अणु बनते। तो अब ये खत्म हुआ, इसको 2-3 पॉइंट है जाने रहेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत वियोजन अपक्रिया होगी, ताप परिवर्तन करने से उष्मीय वियोजन अपक्रिया होगी। विद्युत वियोजन अपक्रिया में माध्यम की आवश्यकता होती है, जो माध्यम वो क्या है, जल है। जबकि उष्मीय वियोजन अपक्रिया में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत वियोजन अपक्रिया में आयनों का निर्माण होता है, जबकि उष्मीय वियोजन अपक्रिया में उदासीन अणुओं का निर्माण होता है। तो अब इसको नोट करेंगे और उसके बाद अगली अपक्रिया है अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? अपघटन अपक्रिया डिटेल में बात करेंगे। तो क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें, जैसे अभी हमने वियोजन अपक्रिया पढ़ा, इससे सेम यही है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी अणुओं में, अपने अवयवी कणों में, अच्छा ये अवयवी कण होंगे क्या? तो ये अवयवी कण अणु हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, छोटे यौगिक हो सकते हैं। तो अपने अवयवी यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? अपघटन कहेंगे। तो इसे अपघटन कहते हैं। और जो इस प्रकार की अपक्रिया होगी उसे अपघटन अपक्रिया कहेंगे। तथा इस प्रकार की अपक्रिया को लिखते रहेंगे साथ में। इस प्रकार की अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी कणों में अपघटित हो जाता है तो इसे अपघटन कहते हैं। तथा इस प्रकार की अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये भी जानेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो अभी हमने जैसे वियोजन पढ़ा था सेम उसी प्रकार से है। ये अपघटन अपक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वह है विद्युत उष्मीय अपघटन अपक्रिया। पहला है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अपक्रिया। और जो दूसरा है वह है विद्युत अपघटन अपक्रिया, विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो यह बात क्लियर हुई कि जैसे वियोजन अपक्रिया 2 प्रकार से थी, विद्युत वियोजन अपक्रिया और उष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऐसे ही अपघटन अपक्रिया भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। पहला जो है वह है उष्मीय अपघटन अपक्रिया और दूसरा जो है वो है विद्युत अपघटन अपक्रिया। जब वियोजन की परिभाषा जान गए थे तो विद्युत वियोजन और विद्युत वियोजन और उष्मीय वियोजन की परिभाषा आपने निकाल लिया था। इसी प्रकार से अगर आप अपघटन की परिभाषा जान गए हैं तो उष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन भी जान जाएंगे। उष्मीय का मतलब क्या हुआ कि ऐसी अपघटन अपक्रियाएं जो उष्मा परिवर्तन के साथ होती हैं उसको उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं।
और ऐसी अपघटन अपक्रियाएं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती हैं उसको कहते हैं विद्युत अपघटन अपक्रियाएं। तो ज्यादा परिभाषा कुछ नहीं जानना है, एग्जाम्पल देखेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जानेंगे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अपक्रियाएं। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो अगर हमको एकदम सिंपल सी परिभाषा इसकी जाननी है, बहुत ही सरल परिभाषा ऊष्मीय अपघटन की, तो हम क्या कह देंगे, ऐसी अपक्रियाएं वह अपघटन अपक्रियाएं जो ताप परिवर्तन के साथ अपघटित होती है, उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ये छोटा तरीका, कोई पूछे तो बताने का तरीका क्या है कि ऐसी अपघटन अपक्रियाएं जो ताप परिवर्तन के साथ अपने यौगिकों में अपघटित होती हैं उसको कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। लेकिन इसकी डिटेल परिभाषा क्या जानेंगे, तो ताप बढ़ाने पर जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो ताप बढ़ाने पर या ताप परिवर्तन करने से एक ही बात है। तो ताप बढ़ाने पर जब कोई यौगिक, ताप बढ़ाने पर जब कोई यौगिक, साथ में लिखते रहेंगे, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तथा इस प्रकार की अपक्रिया को, तथा इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह बात एकदम नोट कर लेंगे कि ताप बढ़ाने पर अगर कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में अपघटित हो जा रहा है तो इस प्रकार को जो है ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, तथा इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यह बात हमको एकदम अच्छी तरीका से जान लेना है कि ताप बढ़ाने पर अगर कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, तथा इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, और यह जो हमारा है ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब ठोस है। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या कर रहा हूं? उष्मा दे रहा हूं। उष्मा देने का मतलब क्या हुआ? गर्म कर रहा हूं। तो ये दो अणुओं में अपघटित हो जाएगा। पहला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और जो दूसरा बनेगा वो बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यह एक ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम क्लोरेट। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोरेट।
तो अब अगर हम कैल्शियम क्लोरेट की बात करें, कैल्शियम क्लोरेट, तो इस ये कैल्शियम क्लोरेट भी जो है हमारा उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर मैं इसको गर्म करता हूं, इस जो है इसको भी अगर मैं गर्म करता हूं, तो यह जो है वो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगर मैं इसको भी गर्म कर दूं यानी उष्मा दे दूं, तो यह कैल्शियम क्लोराइड और जो है कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और इसको तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड को 2KClO3 कैल्शियम क्लोराइड को गर्म किया, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, गर्म किया है, टूट गया मतलब अपघटित हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है इसको हटा दिया जाए, एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है वो एग्जाम्पल है 2HgO, 2HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और अगर मैं इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म कर दूं, जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो यह टूट जाएगा 2Hg और प्लस O2। तो ये हमारा है मरकरी, जिसको पारा कहते हो हिंदी में, और ये हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी, इसको क्या किया, हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हमने गर्म किया तो ये हमारा मरकरी और ऑक्सीजन में टूट गया। अच्छा, अब एक दिमाग में प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि ये तो एकदम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जैसा है, लेकिन नहीं, फर्क है। जो हमारा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया था वो एक उत्कर्मणीय अभिक्रिया था जो दोनों दिशाओं में हो रहा था, जबकि जो हमारा अपघटन अभिक्रिया है ये अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है, ये केवल एक ही दिशा में होता है। देखो, अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, लेकिन उत्पाद से फिर से अभिकारक नहीं बनेगा। तो यह बात ध्यान रखेंगे, दिमाग में ये नहीं लाएंगे कि वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया एक ही है। हाँ, एक ही जैसी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि जो हमारी वियोजन अभिक्रिया थी वो उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, जबकि अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार की अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो केवल एक ही दिशा में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक से उत्पाद बन जाए, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक ना बने। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं, और अपघटन अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार की अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया ही होती है। अच्छा, ये बात हो गई। तो एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसको देखो, इसको जैसे गर्म करोगे आप तो क्या होगा, ये हमारा जो है ये MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या है, सब लोग परिचित हो उससे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा। ठीक, तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल थे अपघटन अभिक्रिया के, और अपघटन अभिक्रिया वाले में कौन से में, तो हमारा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हटाया जाए।
विद्युत अपघटन अपक्रिया, विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या है? तो सेम बात, अगर हम क्या करें, अगर हम जो है किसी भी विद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, वह दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों में टूट जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो लिख लीजिए, जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अम्ल, क्षार अथवा लवण में, जोड़ देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे कि अगर हम किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो या तो अम्ल में या तो क्षार में या फिर लवण में अपघटित हो जाए। क्या हो जाए? अपघटित हो जाए। ठीक है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तथा इस प्रकार की जो अपक्रिया होगी उसको विद्युत अपघटन अपक्रिया कहेंगे। तथा इस प्रकार की अपक्रिया को, इस प्रकार की अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। समझ लीजिए ध्यान से एक बार, मैंने क्या कहा है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो अम्ल, क्षार अथवा लवण में अपघटित हो जाएगा। इस प्रकार का जो इस प्रक्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं तथा इस प्रकार की अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। लिख लेंगे इसको, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है जल, 2H2O, 2H2O जल है। अगर मैं क्या करूं, जल में वैद्युत धारा प्रवाहित कर दूं, विद्युत धारा, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा 2H2 और प्लस O2 में। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हमने क्या किया, जैसे ही हमने जल में वैद्युत धारा प्रवाहित किया तो यह H2 और O2 में परिवर्तित हो गया। जहां पर जो H2 है वो अम्ल का सिंबल दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या हो गई हमारी, विद्युत अपघटन अपक्रिया। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा NaCl, 2NaCl। इसमें जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये टूट जाएगा 2Na और प्लस Cl में। ऐसे अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा CaCl, CaCl2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा परिवर्तित होगा 2Ca में और प्लस Cl2 में। ठीक है, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहेगी, कहलाएगी विद्युत अपघटन अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित करने से वह अम्ल, क्षार अथवा लवण में परिवर्तित हो जा रहा हो, यानी लवण में अपघटित हो जा रहा हो, तो इस प्रकार को विद्युत अपघटन कहते हैं। और इस प्रकार की अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब एक HW जान लीजिए, करते नहीं हो वैसे HW करते रहो, इसकी कॉपी भी बनाते रहो, स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। तो HW क्या है कि हमने अभी आपको पढ़ाया है उष्मीय अपघटन अपक्रिया और दूसरा पढ़ाया है विद्युत अपघटन अपक्रिया।
आपको दोनों में अंतर लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 4 अंतर लिखना है। तो 4 अंतर लिख के बढ़िया से कॉपी में और फोटो खींच के ग्रुप में अपने 10th वाले डालो, ताकि देखा जाए कि समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। उसके बाद आगे की टॉपिक पढ़ाई जाएगी, अगला जो हमारा क्रिया जो भी होगा वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है।